तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। पिछले जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था प्रोटीन को स्टार्ट किया था मैंने, तो उसका स्ट्रक्चर आज पढ़ना है हमें। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो एल्डिहाइड कीटोन पे होगा। और ज़्यादातर उसमें रिएक्शंस को फोकस किया जाएगा। आपको हर एक रिएक्शन के बाद उसके एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे ताकि आप उस रिएक्शन को कर सकें और आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, हमें ये मालूम था कि जो प्रोटीन है वो हमारा अल्फ़ा अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका। अच्छा, हमने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा था। अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ इस तरह का हमारा अमीनो एसिड का फॉर्मूला होता था। अच्छा, जो हमारा प्रोटीन बनता है वो क्या होता है, अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। तो जिस तरह हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था कि जो स्टार्च वगैरह जिसमें अमाइलोप्सिन या फिर एमिलोज जो है वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है और उसके बीच में जो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से वो लिंक रहता है। तो इसी तरह से जो प्रोटीन है वो भी अल्फ़ा अमीनो एसिड का पॉलीमर है। और इनके बीच में जो बॉन्ड रहता है, दो अमीनो एसिड जब जुड़ता है तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या फिर पेप्टाइड लिंकेज। तो चलिए देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज होता क्या है। जब लिंकेज कराते हैं इन दोनों में, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, तो क्या होता है कि ये जो OH है, ये OH और इसमें कितना है, 2H है कि नहीं, H2 है। यानी कि ये देखिए यहाँ पे हमारा जो COOH है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, OH, और इसमें जो NH2 वाला है उसमें क्या है हमारा 2H है, यानी N के साथ एक H जुड़ा हुआ है और एक H ऐसे जुड़ा हुआ है। तो H और OH क्या करेगा, एक H2O लूज कर लेगा, निकाल लेगा एक H2O। उसके बाद जो हमारा बॉन्ड बनेगा किसके किसके बीच में, CO और NH2 के बीच में बॉन्ड बनेगा कुछ इस तरह, NH2 CH2 CO NH, और बाकी सारा का स्ट्रक्चर उसी तरह से लिख देना है हमें, CH3 COOH। ठीक है, इस तरह से हमें लिख देना है। अब जो है कि हमारा हो सकता है कि आपका यहाँ हमारा 2 अमीनो एसिड जॉइंट हुआ एक पेप्टाइड लिंकेज से, तो इसको हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। अगर मान लेते हैं 3 ऐड हुआ तो हम उसे ट्राइपेप्टाइड कहते हैं। अगर 4 ऐड हुआ तो टेट्रा, 5 हुआ तो पेंटा। इस तरह से अगर 10 से ज़्यादा एक साथ लिंक हुए पॉलीपेप्टाइड, तो एक साथ अगर अल्फा अमीनो एसिड लिंक हुए तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। अगर 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल मतलब 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स अगर एक साथ लिंक हुए तो। अब जो है हमारा कि इसके बाद प्रोटीन का जो है वो मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे, हाँ, मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे प्रोटीन को हमने कितने भागों में बांटा। मॉलिक्यूलर बेस के जो बेसिस है उससे हमने प्रोटीन को 2 टाइप्स में बांटा है। एक क्या, फाइबर प्रोटीन, एक ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, एक हमारा क्या है, फाइबर प्रोटीन, और दूसरा हमारा है ग्लोबुलर प्रोटीन। दूसरा क्या है हमारे पास, ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, तो देखिए जो है हमारे पास फाइबर प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइबर प्रोटीन क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है। जनरली हम जानते हैं कि प्रोटीन किस चीज़ से बनता है, अल्फ़ा अमीनो एसिड से।
तो जब हमारा अल्फ़ा एमिनो एसिड का जो पेप्टाइड वाला एक मतलब एक साथ बहुत सारा अल्फ़ा एमिनो एसिड जब जुड़ता है तो क्या होता है, उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। जब वो पैरेलल चलते रहता है पॉलीपेप्टाइड चेन और इसके बीच में हाइड्रोजन और सल्फाइड का बॉन्ड होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, फाइबर प्रोटीन। क्या कहते हैं हम इसे, फाइबर प्रोटीन। और इसका एग्जांपल्स है जैसे कि हमारा है केराटीन, केराटीन और क्या है, और है मायोसिन। ठीक है, केराटीन है और मायोसिन है। अच्छा, केराटीन क्या होता है और मायोसिन क्या होता है, केराटीन किस में पाया जाता है? अच्छा, आपने ट्रेस्मी का ऐड देखा होगा, उसमें बोला जाता है केराटिन यगट, ठीक है ना, बाल के लिए स्पेशल है शैम्पू ट्रेस्मी का। तो जो है केराटिन हमारा बाल में पाया जाता है और मायोसिन जो है ये हमारे मसल्स में पाया जाता है। ठीक है, अब जो है दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शियरी और चौथा होता है हमारा क्वार्टनरी। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है हमारा जनरली जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक या दो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसका, कुछ इस तरह का। इस तरह से हम एक पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब प्राइमरी वाला चेन बनाते हैं। इस तरह से ये हमारा एक प्राइमरी वाला चेन बन गया, इसको हम लेंथी और लंबा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एक प्राइमरी वाला चेन बन गया। अब जो सेकेंडरी चेन होता है, सेकेंडरी जनरली हमारा एक सर्कुलर टाइप में घूम जाता है, ठीक है, एक सर्कुलर टाइप में घूम जाता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे कि कुछ इस तरह से ये घूम जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी जो है स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर टू टाइप का होता है, एक अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा प्लेटेड। ठीक है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड ये दोनों क्या होता है कि जो अल्फा हेलिक्स है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारा होता है क्या, जो प्रोटीन को मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन को जो स्फेरिकल ये में ट्विस्ट कर दिया जाता है, स्फेरिकल टाइप्स में ट्विस्ट कर दिया जाता है, वो किस लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ये जो इस तरह से ट्विस्ट हो जाता है, इसमें क्या रहता है, एक पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसमें क्या रहता है, कार्बन यहाँ O, फिर यहाँ H, फिर यहाँ N, कुछ इस तरह से जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है और उसी वजह से ये ट्विस्ट हो जाता है कुछ स्फेरिकल शेप में। ये हमारा है अल्फा हेलिक्स। ठीक है, अब बीटा प्लेटेड क्या है? बीटा प्लेटेड जो है वो क्या होता है कि इस तरह से मतलब हमारा जो प्रोटीन है, सेकेंडरी प्रोटीन, वो इस तरह से स्ट्रेच हो जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम स्ट्रेच रहता है, ठीक है ना, वो मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाता है। और क्या होता है कि साइड में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड भी रहता है, ठीक है। अब जो है हमारा टर्शियरी जो स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये फुल्ली उस टाइम कॉइल्ड हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, ठीक है। और जो क्वार्टनरी है होता है, ये सब कुछ प्रोटीन्स में क्या होता है कि सब यूनिट्स भी होते हैं और वो जो है एक साथ फिर जब जुड़ जाते हैं तो मतलब पूरा जो कॉइल हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारा ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी और टर्शियरी कुछ इस तरह का, टर्शियरी कुछ इस तरह का, और क्वार्टनरी का स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। ये किसका है, टर्शियरी का, और क्वार्टनरी का ये कुछ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब जो है
हमने ग्लोबल प्रोटीन तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे क्या हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अच्छा, मेन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको कोई पूछ दे कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है इसका एग्जाम्पल क्या है। अच्छा, आपने इंसुलिन के बारे में पढ़ा है? हाँ, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या है, एक एग्जाम्पल है। एक इंसुलिन जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद है जो इंसुलिन है ये हमारा एग्जाम्पल है, और इसमें जो 51 क्या रहता है, एमिनो एसिड। इसमें कितना एमिनो एसिड रहता है, 51। और हाँ, एक चीज़, जब हमारा प्रोटीन बनता है, ये मुझे एक्चुअली में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ही बता देना चाहिए था कि जब हमारा मतलब प्रोटीन बनता है तो क्या होता है कि कितना सारा अल्फ़ा अमीनो एसिड का ज़रूरत होता है। ये भी बात एक दिमाग में आना चाहिए कि कितना सारा अमीनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन बना सकता है। तो जनरली आपको जो है 100 अमीनो एसिड होने चाहिए एक पॉलीमर में, तब आपका एक क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक है। लेकिन जो है 100 प्रोटीन होना चाहिए, और उसके साथ और एक कंडीशन है कि उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 10,000 यूनिट होना चाहिए, तब जाके आपका एक प्रोटीन कहलाता है। लेकिन ये जो हमारा इंसुलिन है इसमें बस 51 एमिनो एसिड है, तो हमने इसे प्रोटीन कैसे मान लिया? ये भी तो एक क्वेश्चन होना चाहिए ना कि ये इसको हमने कैसे मान लिया प्रोटीन, अगर हमारा 100 एमिनो एसिड होना चाहिए तो जनरली होता क्या है कि इसका कन्फर्मेशन, अगर आपका किसी प्रोटीन मतलब कोई अल्फ़ा अमीनो एसिड है वो भले ही 100 नहीं है, लेकिन अगर उसका कन्फर्मेशन ठीक है तो क्या होता है कि उसको भी मतलब प्रोटीन में मान लिया जाता है, ठीक है। अब जो है हम क्या पढ़ेंगे, ग्लोबल प्रोटीन तो हमने पढ़ लिया, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन में एक चीज़ है कि नेटिव प्रोटीन किसको कहते हैं? नेटिव प्रोटीन है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोटीन्स जिसका कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और जो बायोलॉजिकल एक्टिव होता है, ऐसे प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, नेटिव प्रोटीन। क्या कहते हैं इसे? नेटिव प्रोटीन। इसे कहते हैं हम नेटिव प्रोटीन, ठीक है। अब जो नेटिव प्रोटीन है हमारा, क्या होता है नेटिव प्रोटीन में, जब हम फिजिकल चेंज कर देते हैं, जैसे कि टेम्परेचर पे चेंज कर देते हैं या फिर प्रेशर पे चेंज कर देते हैं, तो क्या होता है कि जो नेटिव प्रोटीन है उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है, हमने तो अभी पढ़ा कि प्रोटीन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, चाहे वो हमारा फाइबर प्रोटीन ही क्यों ना हो या फिर हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन ही क्यों ना हो, दोनों में क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, ठीक है। तो जो है हमारा नेटिव प्रोटीन, नेटिव प्रोटीन जो है जब हम इसमें फिजिकल चेंज कर देते हैं, जैसे कि टेम्परेचर पे या प्रेशर पे जब हम चेंज कर देते हैं, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाता है, और इसी वजह से क्या होता है कि वो हमारा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, टर्शियली और सेकेंडरी स्ट्रक्चर टूटने लगता है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर रहता ही है अपना कांस्टेंट, ठीक है। तो देखते हैं कि डिनेचुरेशन का एग्जांपल जैसे हमारा है क्या, एग, ठीक है। जब हम एग को बॉईल करते हैं, पूरे दुनिया में बस एग ही एक ऐसा एग्जांपल है जब अगर हम उसे टेम्परेचर देते हैं तो वो डिसऑर्डर्ड से ऑर्डर्ड फॉर्म में आ जाता है। मतलब कि जब एग को बॉईल नहीं किए होते हैं, जब एग कच्चा रहता है तो उसमें लिक्विड रहता है, अगर आप उसको तोड़ोगे तो वो पूरा फैल जाएगा इधर उधर। लेकिन जब आप उसे उबाल लोगे, उबालने के बाद अगर आप एग के ऊपर भाग को तोड़ भी दोगे तो आपको एग जो है एक जगह पे बैठा रहेगा और जो है एक ऑर्डर्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। तो एग जो है जनरली हमारा एग किसका एग्जाम्पल है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का। इसमें क्या होता है, प्रोटीन का टर्शियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर टूट जाता है, ठीक है। और हमारा जो
इसी वजह से एग जो है बॉयल होने के बाद एक ऑर्डर्ड फॉर्म में आ जाता है। और जो दूसरा है हमारा दही का जमना, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल जो है ये हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है। और हाँ, और एक चीज़, जो डीनेचुरेशन करते हैं तो क्या होता है कि टर्शियली और सेकेंडरी का ये टूट जाता है। टर्शियली कुछ इस तरह का रहता है, जब हम इसमें टेम्परेचर देते हैं, और सेकेंडरी कुछ इस तरह का, ठीक है, या फिर इस तरह का, ये टर्शियली रहता है हमारा। जब हम इसमें टेम्परेचर या प्रेशर का कुछ चेंज करते हैं तो क्या होता है कि ये टूट जाएगा। अच्छा, अगर ये टूटेगा, ये चीज़ टूटेगा तो कुछ इस तरह से, ये टूटने के बाद हमें किस टाइप का देगा, इस टाइप का, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर देगा। अच्छा, सेकेंडरी में भी जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा तो क्या देगा, ये एक लीनियर फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं। लीनियर फॉर्म में जो आ गया तो वो हमारा क्या मिल गया, हमें प्राइमरी ही ना मिल गया। कुछ समझ में आया? देखिए, मान लेते हैं एक माला है, ठीक है, उसमें बहुत सारा मोती जड़ा हुआ है, ठीक है ना, एक ऑर्डर, मतलब पूरा जैसे हमारा प्रोटीन है अच्छा से बना हुआ है। जब आप उसमें टेम्परेचर या प्रेशर देने के बाद जब डीनेचुरेशन होता है प्रोटीन में, मान लेते हैं कि आपने एक माला लिया है, उसमें बहुत अच्छा से मोती जड़ा हुआ है। अब जो आप क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद एक एक मोती जो है अलग कर देते हैं, तो आपका क्या, मोती एक जगह पे अलग हो जाता है और धागा एक जगह पे अलग हो जाता है। तो कुछ इस तरह से जो है, जब हमने डीनेचुरेशन किया टर्शियरी का, तो टर्शियरी जो है हमारा, टर्शियरी का स्ट्रक्चर टूट गया, और उसके बाद सेकेंडरी का भी स्ट्रक्चर टूटा, तो हमें क्या मिल गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो मिला, ठीक है ना, प्राइमरी मिल जाता है। और जो है अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब जो हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, डीनेचुरेशन भी पढ़ लिया, अब एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं कि एंजाइम होता क्या है। आई एम श्योर कि आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लिया होगा, है ना। सरफेस केमिस्ट्री में जो है कैटलिस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो एंजाइम भी जनरली हमारा एक कैटलिस्ट है। हम लोग जो जिंदा है, तो हम लोग के जीवित रहने का भी वजह क्या है, बहुत सारे रिएक्शन है। अच्छा, हम लोग जो खाते हैं खाना का डाइजेस्ट होना, उसके बाद जो एनर्जी लगना, तो ये सब जो है ये एक बहुत सारे मतलब रिएक्शन के सीक्वेंस से गुजरता है। तो जो रिएक्शंस होता है तो उसमें कैटलिस्ट भी होता है जो कि रिएक्शंस को जल्दी कराता है। तो वो जो कैटलिस्ट देता है वो बायो कैटलिस्ट हमारा एंजाइम्स होता है, ठीक है। तो जनरली जो एंजाइम रहता है ये हमारा क्या है, एक कैटलिस्ट है। ये एक स्मॉल अमाउंट में भी अगर मिल जाए ना, एक बहुत छोटा अमाउंट में, तो भी आपका ये बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। एक स्मॉल क्वांटिटी में ही ये बहुत अच्छा काम करता है एंजाइम, कि कोई भी रिएक्शन को वो फास्ट करा देता है, ठीक है। अब जो है कि एंजाइम्स में हम पढ़ेंगे क्या, जो हमारे मतलब कि आपने तो इससे चैप्टर 5 यानी कि सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ चुका होगा, तो आपको तो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही कि एंजाइम्स के बारे में, आई मीन कैटलिस्ट के बारे में। तो जो हमारा एंजाइम्स होता है ये हर एक रिएक्शन के लिए डिफरेंट कैटलिस्ट लगता है। जैसे मान लेते हैं हम माल्टोज का रिएक्शन कराते हैं, C12H22O11, ये क्या है हमारा माल्टोज, ठीक है। माल्टोज का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो माल्टेज नाम का एक एंजाइम है, ठीक है। जब देते हैं तो हमारा ये किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में, ठीक है। किस में बदल जाता है ये हमारा, ग्लूकोज में आता है, ग्लूकोज में। तो अब एक चीज की
जो एंजाइम होता है वो क्या करता है कि रिएक्शन हमारा बहुत जल्दी होने लगता है। तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम या फिर कोई भी कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। मान ग्राफ है, तो ये हमारा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ये हमारा एक्टिवेशन हमारा रिएक्टेंट, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो जो है कि जब भी कोई भी रिएक्टेंट को हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, अगर हम उसमें कैटलिस्ट नहीं देते हैं तो उसे इस दौर से गुजरना पड़ता है कि इसे इतना पूरा यहाँ से यहाँ तक गुजरने के बाद उसे प्रोडक्ट देना पड़ता है, और इसी वजह से जो है इसे ज़्यादा वक्त लग जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें कैटलिस्ट देते हैं तो क्या करता है, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसका जो मतलब एक्टिवेशन जो एनर्जी है इसको घटा देता है और ये नॉर्मली हमें प्रोडक्ट दे देता है। अब अगर ये डिस्टेंस जाने में ज़्यादा वक्त लगेगा या ये डिस्टेंस, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस जाने में कम वक्त लगेगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो है हमें क्या होता है कि जल्दी हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। अब जो है बुक में आपका और भी अच्छे से दिया हुआ होगा कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी इतना था, कैटलिस्ट देने के बाद इतना हो जाता है, कुछ ऐसा। आप एनसीईआरटी बुक को एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद जो है हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन क्या होता है, ये विटामिन देखिए, हमारे बॉडी में कुछ एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो हमें बार बार हमारे डाइट से लेनी पड़ती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमारे बॉडी में एसेंशियल होती है और कुछ कुछ नॉन एसेंशियल। जो हमारा बॉडी सिंथेसिस नहीं कर पाता वो एसेंशियल होता है, क्योंकि अगर हमारा बॉडी उसे सिंथेसिस नहीं कर पाता है तो उसे हमें बाहर से भी चाहिए, लेकिन चाहिए, क्योंकि उसकी डिफिशियंसी की वजह से हमें बहुत भयानक बीमारी हो सकती है। जैसे कि बहुत सारे विटामिन हैं जिन्हें नेमिंग किया गया है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। उसके बाद कुछ सब यूनिट्स भी है जैसे विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, ठीक है। इस तरह से इन्हें डिवाइड भी किया गया है। और जो है इसकी डिफिशियंसी से हमें क्या होता है, बहुत खतरनाक बीमारी भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से विटामिन से कौन कौन सी डिफिशियंसी होती है। अच्छा, उसके पहले कि विटामिन को हम लोगों ने कितने टाइप में बांटा है, सॉल्यूबल के आधार पे, यानी कि वाटर के सॉल्यूबल पे या फिर फैट या ऑयल के सॉल्यूबल के बेसिस पे हमने विटामिन को 2 टाइप्स में बांटा है। एक क्या है हमारा वाटर सॉल्यूबल और दूसरा है हमारा फैट सॉल्यूबल। क्या है, एक है हमारा फैट सॉल्यूबल विटामिन और दूसरा है हमारा वाटर सॉल्यूबल विटामिन। तो कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारा फैट में सॉल्यूबल होता है या फिर ऑयल में सॉल्यूबल होता है, और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होता है, ठीक है, और फैट या ऑयल में इनसॉल्यूबल। जो हमारा है यहाँ पे कि एक फैट सॉल्यूबल होता है और एक वाटर सॉल्यूबल। तो कौन कौन सा फैट सॉल्यूबल होता है, कौन कौन सा वाटर सॉल्यूबल? जनरली हमारा फैट सॉल्यूबल जो है वो विटामिन ए होता है, विटामिन डी और विटामिन ई, और जो हमारा वाटर सॉल्यूबल होता है वो है विटामिन बी एंड विटामिन सी, ठीक है। ये दोनों जो है ये हमारा क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है। तो जनरली जो चीज़ हमारा वाटर सॉल्यूबल है वो क्या होता है, एसेंशियल विटामिन्स होते हैं, क्योंकि जो हमारा विटामिन है वो मतलब बी और सी जो विटामिन है ये दोनों वाटर सॉल्यूबल है, इसी वजह से ये यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए टाइम टू टाइम इसका लेना ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत सारे जो है मतलब बीमारी से जूझना पड़ सकता है। और हाँ, हमने तो ये बात डिस्कस ही नहीं किया कि विटामिन ज़रूरी क्यों है ना। ये जनरली हमारे ग्रोथ को बनाए रखने, उसके बाद हमारे बॉडी को बैलेंस रखने के लिए, हमारे
हेल्दी मतलब हेल्दी रहने के लिए विटामिन का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कौन से विटामिन्स की डिफ़िशियंसी से कौन सा बीमारी होता है और इसमें क्या क्या सोर्सेस है विटामिन्स का। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं विटामिन ए। ये तो क्लास 6 से है ना। अब देखिए पहला है विटामिन ए। विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सा बीमारी होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। और इसका सोर्सेस क्या क्या है? जैसे कैरेट है, फिश है, ठीक है, ये सब क्या है इसके सोर्सेस है। उसके बाद मान लेते हैं विटामिन बी। विटामिन बी की डिफिशियंसी से होता है हमारा बेरी बेरी विटामिन, ठीक है, इससे होता है हमारा बेरी बेरी। अच्छा, विटामिन बी जो है इसको बहुत सारे सब ये में बांटा गया है, जैसे कि विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12। ठीक है, तो इसका नाम जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन बी1 थायमीन, ठीक है। ये विटामिन ए का जो डिफिशियंसी से डिजीज़ होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस है। इसके कुछ सोर्सेस है, ठीक है, जो आपको मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका जेई मेंस है, या फिर बीएचयू के लिए एग्ज़ाम है, या फिर आईसीएआर का एग्ज़ाम है, या फिर सीयूसीटी का एग्ज़ाम है, कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है। तो जो है विटामिन ए के का जो मतलब डिजीज़ है उसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन बी1 से बेरी बेरी। विटामिन बी1 का जो क्या बोलते हैं केमिकल नेम है वो क्या है? थायमीन, ठीक है। और विटामिन बी2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन बी6 का पायरिडॉक्सिन, ठीक है। तो जो विटामिन बी1 से बेरी बेरी कमी से, तो ये जो है ये आप याद कर ले, जो विटामिन सी का स्कर्वी, विटामिन डी का रिकेट्स, विटामिन बी12 का एनीमिया, विटामिन बी6 का कन्वल्सन्स, ठीक है। ये जो है ये सब बीमारी आपको मतलब याद कर लेना है कि इसके डिफिशियंसी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। जैसे कि आपका जो है ये है चेलिसियस, ये जो है इसमें क्या होता है कि आपका जो है मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होगा, या फिर जो लिप और मुंह के साइड में ये हो जाता है, उसके बाद बर्निंग सेंसेशन आपको फील होता है। उसके बाद जो एनीमिया है इसमें क्या है आरबीसी का कमी हो जाता है हीमोग्लोबिन में। उसके बाद स्कर्वी, स्कर्वी जो है आपका क्या बोले जो गम है, गम से खून आना, ब्लीडिंग होना, रिकेट्स हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। तो इसके सोर्सेज जो हैं सोर्सेज आपको याद करने हैं। जनरली विटामिन सी का जो है जितना सारा मतलब खट्टा वाला फ्रूट्स है, विटामिन डी का तो सनलाइट है ही।